ले जी, चाइना कॉन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। हम सब देख रहे हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना अब ऊपर आ रहा है, चाइना की चीज़ें जो हैं सारी मार्केट में आ गई हैं। जो चाइना की चीज़ें मार्केट में आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने बचपन से सुना है कि चाइना आगे आ जाएगा। फिर हमें पता चला कि एक कंपनी थी पाकटेल, जिसे चाइना की एक कंपनी जोंग ने खरीद लिया। ठीक है, फिर हम पहले सैमसंग के मोबाइल देखते थे, अब हम जो है वो चाइनीज़ कंपनीज के मोबाइल देखते हैं, क्यू मोबाइल देखते हैं। हम लोग जो है वो हवावे के मोबाइल देखने लग गए हैं, और बहुत सारे फ़ोन जो हैं शाओमी, रेडमी, इस तरह के फ़ोन आने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें ये रिप्लेसमेंट शो कर रही हैं कि यूएस बेस्ड या फिर प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं और अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, और वो नई चीज़ों में सबके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। जब हमने यूएस का टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि यूएस ने पिछले 20, 30, 40 सालों के अंदर अपनी सारी इंडस्ट्री चाइना शिफ्ट कर दी, क्योंकि चाइना के अंदर लेबर सस्ती थी, यूएस के अंदर महंगी थी। तो यूएस ने सोचा कि हम सस्ती चीज़ें वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो होगी वो कम होगी। नतीजतन ये हुआ कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री इतनी शिफ्ट कर दी कि यहाँ यूएस के अंदर जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और हमने ये देखा था कि यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो थी वो 15% थी, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो नहीं, बल्कि हमने यूएस के पॉवर्टी लेवल देखा था कि वो काफ़ी नीचे था। ठीक है, पाकिस्तान के आसपास था। तो इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी उसकी बढ़ती गई। बहरहाल, तो ये सारे इश्यूज जो थे ये अलार्मिंग थे। यूएस ने फिर करेक्टिव मेजर्स लेने स्टार्ट किए, वो भी हम आगे देखेंगे चाइना के अगेंस्ट क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। हम एक एरिया देखेंगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां फ्यूचर में जंग होगी या फिर फ्यूचर के अंदर हालात कशीदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे इन 3 लेक्चर्स में, चाइना कॉन्फ्रंट्स द वर्ल्ड के टॉपिक से, चाइना से रिलेटेड, फिर हम जो है वो इंडियन ओशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उसके बाद हम सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स और ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें। ये जनाब सीक्वेंस होगा, चाइना की सबसे पहले हम कंट्री प्रोफाइल देखेंगे और उसे यूएस के साथ थोड़ा सा मैच करके देखेंगे। फिर हम मैप्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें चाइना कहाँ पर है और उसके इर्द गिर्द कौन है और क्या इंपॉर्टेंस है उन एरियाज की। फिर हम थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को देखेंगे, वो किस तरह की है, बिल्कुल ब्रीफली, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल से हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हम अपनी फर्स्ट डिस्कशन थीम पे आएंगे कि हाउ चाइना इज बिकमिंग अ सुपर पावर। हम स्टैट्स देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, फिगर्स देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि चाइना एक सुपर पावर बनता जा रहा है। उसके बाद हम सेकंड थीम जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की देख लेंगे एंड द अपकमिंग रीजनल ब्लॉक। इसके लिए हम अलग से टॉपिक नहीं करेंगे, इसी के अंदर जो है वो हम इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। जो थर्ड थीम होगी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड होगी, सीपैक से रिलेटेड होगी। ये भी अब थोड़ी सी थीम पुरानी हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसको हम फिर भी देखेंगे ब्रीफली। फोर्थ थीम जो है वो इंडियन ओशन रीजन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी हर बार आता है और ये अभी तक ऑन गोइंग इशू चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट चलती रहती है। ये हम कल देखेंगे। फिफ्थ थीम जो होगी वो हम ट्रेड वॉर और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स ऑफ यूएस क्या क्या एक्शंस ले रहा है चाइना के अगेंस्ट। फिर सिक्स थीम में हम देखेंगे कि क्या यूएस और चाइना का क्लैश होने वाला है या किसी तरीके से टल जाएगा। सेवंथ थीम में हम देखेंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पाकिस्तान के लिए। और एट थीम में हम देखेंगे हाउ फ्यूचर विल लुक लाइक ओवरऑल रीजन का और फिर वर्ल्ड का। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट से देख लेंगे। तो टेक्निकली हम तीनों एस्पेक्ट से, पाकिस्तान के एस्पेक्ट से सेवंथ थीम में देख लेंगे, एट थीम में हम जो है वो वर्ल्ड और रीजन के एस्पेक्ट से देखेंगे। तो ये हम जो है स्लो स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता इसको समझेंगे। और इस ये क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चाइना इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ चाइना इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड ऐसे भी आ सकता है, इससे रिलेटेड पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, आईआर में भी पूछा जा सकता है, और जनरल अगर आप किसी को कहें कि आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि अच्छा चाइना के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टॉपिक से आपको क्लियर होंगी और आप जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ये जनाब चाइना का मैप है। चाइना का पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एरिया है इसका 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तकरीबन यूएस के एरिया के आसपास है।
ठीक है, यानी चाइना यूएस जितना ही बड़ा मुल्क है तकरीबन। पाकिस्तान का 0.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से चाइना जो है तकरीबन 12, 14, 15 की गुना जो है बड़ा मुल्क है। फिर पॉपुलेशन जो है चाइना की वो है 1.4 बिलियन। ये एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। और सबसे ज़्यादा आबादी होने का मतलब है कि अगर वो सही तरीके से उस आबादी को कंट्रोल कर लें, उस आबादी से काम ले लें, तो वो फिर क्या होगा, वो उनके लिए प्रोडक्टिव होगी। और चाइना ने यही किया है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने पॉवर्टी से अपने मुल्क को निकाल लिया है। और अगर हम देखें कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो सिर्फ 0.6% लोग रहते हैं। ठीक है, 1% से भी कम, आधा फीसद लोग। ठीक है, यूएस के अभी तक 15% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। फिर चाइना का जीडीपी जो है वो 14.72 ट्रिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान का 280 ट्रिलियन डॉलर है और यूएस का 19 ट्रिलियन डॉलर है। यूएस और चाइना के दरमियान कोई थोड़ा ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो हैं वो यूएस 17% है जिनको चाइना चीजें एक्सपोर्ट करता है डिस्पाइट द ट्रेड वॉर। ठीक है, यूएस जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए, उनसे चीजें लेने के लिए। हांगकांग 10% है और जापान 6% है। एक्सपोर्ट्स के अंदर चाइना जो है वो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट देता है, कंप्यूटर बना देता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाता है, ऑफिस मशीनरी बनाता है, उनके पार्ट्स बनाता है, टेलीफोन्स बनाता है। इस तरह की चीज़ें जो मेजर एक्सपोर्ट्स है चाइना। इंपोर्ट पार्टनर्स के अंदर साउथ कोरिया है जो यूएस का भी दोस्त है। 9% यहाँ जो है वो इम्पोर्ट्स चाइना की साउथ कोरिया से आती हैं। 8% जापान से आती हैं, 7% ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, 7% जर्मनी से आती हैं, 7% यूएस से आती हैं और 6% ताइवान से आती हैं। चाइना जिन मुल्कों से इंपोर्ट्स लेता है वो कुछ इस किस्म की होती हैं, उसमें पेट्रोलियम होता है क्रूड फॉर्म में, उसको फिर रिफाइन करके यूज़ कर लेता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। कुछ खास किस्म के एक्सपोर्ट करता होगा, कुछ खास किस्म के इंपोर्ट करता होगा। आयरन यानी कि लोहा इंपोर्ट करता है, नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, गाड़ियाँ इंपोर्ट करता है और गोल्ड सोना इंपोर्ट करता है। पॉवर्टी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो आधा परसेंट है, तकरीबन 0.6% एज कम्पेयर टू यूएस विच इज़ 15% और पाकिस्तान की है 24%। तो ये फिगर्स आप साथ साथ जहन में रखा करें ताकि आप जो है वो कंपेयर कर सकें इजीली। तो ये इसकी कंट्री प्रोफाइल है, रकबे में बड़ा लग रहा है, पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा है, जीडीपी भी बहुत बड़ा है। एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो हैं इसके थोड़े से सिलेक्टेड हैं। हालांकि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स जाती हैं, लेकिन परसेंटेज एक्सपोर्ट्स जो है यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इन 3 मुल्कों में ही जाती हैं। फिर जो इंपोर्ट पार्टनर्स हैं वो भी सिलेक्टिव हैं और वो सारे यूएस ग्रुप के हैं। ठीक है, साउथ कोरिया भी यूएस ग्रुप का है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जर्मनी भी और यूएस खुद भी। तो ये वाले जो इंपोर्ट्स हैं, ये वाले मुल्क अगर चाइना से नाराज़ हो जाएं तो वो ये इंपोर्ट्स बंद कर सकते हैं चाइना की। लेकिन मसला ये है कि वो खुद भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर और फिर चाइना उन्हीं के साथ मुकाबला करके एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सी गेम है, खिचड़ी सी पकी हुई है जिसका किसी को कोई नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि दोनों मुल्क यूएस और चाइना इंटरडिपेंडेंट भी हैं। जब मैं यूएस की बात करता हूँ तो उसमें साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाते हैं क्योंकि वो यूएस के एलाइज हैं। ठीक है, और साथ साथ यूएस को ये भी खतरा है कि चाइना कहीं उससे आगे ना निकल जाए। ठीक है, और हर मुल्क जो है वो कोशिश करता है कि अपने इकोनॉमिक फ्रंटियर्स और अपने जो डिफेंस फ्रंटियर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ें हमें जो है ज़रा गौर से देखनी होंगी, अंडरस्टैंड करनी होंगी। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इन सारे हालात को देखते हुए। ये जनाब चाइना की ट्रेड विजुअलाइजेशन है। अगर आप देखें 2008 से लेकर 2018 तक 10 सालों में चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 2.5 गुना हुई हैं, इंपोर्ट्स डबल हुई हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रेड लाइन में नज़र आ रही हैं, इंपोर्ट्स ब्लू लाइन में। चाइना इसका ये मतलब है कि इंपोर्ट भी कर रहा है और जाहिर है कि अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो तो आपको रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चाइना कोई $2 ट्रिलियन की चीज़ें जो हैं 2018 तक इंपोर्ट कर रहा था और $2.5 ट्रिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो हो जाता है $4.5 ट्रिलियन। लेकिन ये देखें कि ये कितना शार्प राइज है, कितनी स्पीड से जो है वो डबल ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, तो ये शो करता है कि चाइना ने पिछले 10 सालों में कितनी तरक्की की। ये जनाब पूरी दुनिया का नक्शा है और इसके अंदर चाइना नज़र आ रहा है हमें रेड कलर का।
चाइना की शक्ल एक छोटे से प्लास्टिक के मुर्गे जैसी है, ठीक है। तो अगर आपने कभी चाइना का मैप बनाना सीखना हो तो आप वो उसके हिसाब से अगर जहन में रखें तो आप जल्दी मैप बना सकेंगे, ठीक है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में नीचे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, और पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा सा मुल्क नज़र आ रहा है चाइना का मुकाबले में। जैसा कि एरिया से पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 to 15 टाइम्स स्मॉलर है चाइना से। अच्छा जी, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप अगर देखें कि चाइना का जो रेड कलर है उसके नीचे जहाँ जहाँ ब्लू कलर है उसमें लिखा हुआ है इंडियन ओशन। ये बहरा हिंद है, बहरे हिंद है, ये बहरा हिंद है, ठीक है। एक ओशन जो होता है वो बहुत बड़ा समुंदर होता है जिसके अंदर कई छोटे छोटे समुंदर होते हैं। हमारा अरेबियन सी भी इंडियन ओशन के अंदर आता है, ठीक है। अब मुझे कोई दोस्त जो है वो हेल्प करे और बताए कि ये दुनिया के अंदर कितने ओशन नजर आ रहे हैं उसे। कौन हेल्प करेगा, जरा हैंड रेज करें। जी असद अजीज, आप बताएं कितने ओशन नजर आ रहे हैं आपको। सर इसके अंदर एक पैसिफिक क्वेश्चन है, अगर हम लेफ्ट स्टार्ट करें। जी इसके अटलांटिक ओशन है, और नीचे सर के अंदर साउदर्न ओशन, इसके ऊपर इंडियन ओशन, और बिल्कुल राइट साइड के ऊपर पैसिफिक ओशन है, और टॉप के ऊपर है आर्कटिक ओशन। कितने ओशन हो गए। 1 2 3 4 5 6। छठा कौन सा है। सर छठा जो है ना वो टॉप के ऊपर है, आर्कटिक ओशन। ठीक है चलें, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो दुनिया के अंदर ओशंस हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अभी तक बहुत पुराने ज़माने से लेकर अभी तक जो है दुनिया के अंदर ट्रेड जो है वो पानी के ज़रिए ही हो रही है। अगरचे हमने जो है वो हवाई जहाज़ ईजाद कर लिया है और बहुत सारा कार्गो उससे भी जाता है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है, या कह लें कि इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है सामान को जहाज़ में रख कर एक्सपोर्ट करना। तो वैसे भी इतने बड़े जहाज़ बन नहीं सके जितने बड़े बहरी जहाज़ बनते रहे हैं। तो ये जो ब्लू एरिया है, पानी का एरिया है, इसमें हमारे बहरी जहाज़ चलते हैं और सारी दुनिया से सामान लेकर दूसरे हिस्से तक जाते हैं। अब ये जो इंडियन ओशन है ये एक ऐसा रीजन है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रीजन है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये हम आगे इंडियन ओशन रीजन की पॉलिटिक्स में देखेंगे। लेकिन आज जब क्लास का लेक्चर ख़त्म होगा तो आप घर पे जाके ज़रूर इंडियन ओशन को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। बेशक इसका विकीपीडिया पेज पढ़ लें, बेशक इसके बारे में किसी इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ लें, या गूगल करके देख लें, या यूट्यूब पे देख लें कि इंडियन ओशन क्या है, कैसे है, कितने समुंदर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी इंसाइट्स मिलेंगे अगले लेक्चर के बारे में। अगर हम थोड़ा सा क्लोजअप देखें तो जनाब ये चाइना है। चाइना के बड़े बड़े शहर जो हैं वो मैप पे शो हो रहे हैं। एक तरफ चाइना के वियतनाम है, फिर लाओस है, म्यांमार है, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये चाइना के हमसाए हैं, चाइना के नेबर्स हैं। इनमें सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है चाइना का वो लगता है जनाब मंगोलिया के साथ। लेकिन मंगोलिया एक बहुत ही शरीफ सी स्टेट है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इतना किरदार अदा नहीं करती। नतीजतन जो है वो मंगोलिया के साथ उसका बॉर्डर चाइना का सिक्योर ही रहता है। पाकिस्तान चाइना का बहुत फेयर वेदर फ्रेंड है, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत ही थोड़ा एरिया लगता है चाइना के साथ, ठीक है। चाइना की इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं लगता। दरमियान में बफर स्टेट्स हैं जैसे नेपाल और भूटान, ठीक है। तो जो चाइना है उसके आप नेबर्स देख लें कौन कौन से हैं, और ये अपने जहन में रखना है जब डिफरेंट जगहों पे ये डिफरेंट नेबर्स हैं, ये इनका जिक्र आएगा इस लेक्चर में। ये जनाब चाइना का मजीद क्लोजअप मैप है, मैप का क्लोजअप है। इसमें अगर आप देखें तो चाइना के मेजर आपको जो है वो एरियाज नज़र आ रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि जो चाइना के सारे बड़े बड़े काबिल जिक्र शहर हैं वो सारे एक तरफ हैं, ठीक है। ये अगर आप मुर्गी की सर देखें तो इसके ऊपर कुछ शहर हैं, मुर्गे की गर्दन पे बीजिंग है, उसके नीचे शंघाई और गुआंगजी और गुआंगडोंग और सारे जो शहर हैं ये सारे शियान है, शेंगडू है, ये सारे एक ही तरफ हैं।
और उसकी जो पीछे बॉडी है उसके अंदर बहुत ही कम शहर हैं जो काबिल जिक्र हैं। ठीक, तो इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट ये मिलती है कि चाइना के अंदर एक बड़ा ही इम्बैलेंस है। पॉपुलेशन एक खास एरिया के अंदर ज़्यादा जमा है और एक एरिया, बड़े एरिया के अंदर पॉपुलेशन जमा नहीं है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि इसके क्या इश्यूज होते हैं और चाइना क्यों कुछ प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। जी, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, और होपफुली आप लोगों को अब आवाज़ आ रही होगी मेरी। चैट के अंदर कोई बताए कि आवाज़ आ रही है। जी, थैंक यू। अच्छा, जो चाइना की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है उसके साइलेंट फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि चाइना 1949 को वजूद में आया। अच्छा, चाइना के ऊपर कोई ऐसा सच किसी मुल्क का कब्जा नहीं था, जैसे इंडो पाक के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था या और बहुत सारे मुल्क थे जिनके ऊपर किसी दूसरी कॉलोनियल पावर का कब्जा था। लेकिन चाइना का ये इशू था कि चाइना जो था वो इंटीग्रेटेड नहीं था। चाइना के अंदर जो है वो कोई इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पे या नेशन लेवल पे कोई कोलैबोरेशन नहीं थी। ये सारी स्टेट्स आपस में मिलके नहीं रहती थी, ये सारे एरियाज मिलके नहीं रहते थे। तो माओ ज़ेडुंग ने जो है वो 1949 के अंदर जो है वो चाइना को इंटीग्रेट किया, इकट्ठा किया और उसका नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना की जो हुकूमत थी वो हमारी तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी कि जिसके अंदर 10-12 पार्टीज होंगी और वो सारी आपस में जो है वो कम्पीट करके इलेक्ट होंगी और फिर गवर्नमेंट में आएंगी, फिर 5 साल के बाद वापस लोगों के पास जाएंगी। बल्कि चाइना का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही पार्टी की होती है, वन पार्टी सिस्टम है। वही पार्टी इलेक्शंस करवाती है, उसी के रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, उसी की पॉलिसीज आगे चलती हैं। और नतीजतन एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो जो पॉलिसीज होती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, वो टूटती नहीं हैं किसी और के आने से। लेकिन उसका नुकसान भी ये होता है कि वो एक अथॉरिटेरियन पार्टी बन जाती है। वो पार्टी जो है वो ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स के को जो है वो शो नहीं कर रही होती। वो अगर उसका लीडर जो है वो जिस सम्मत में जा रहा है बस उसी सम्मत में जा सकता है, उसे कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो चाइना ने हिस्टोरिकली जो है 1949 से जब वजूद में आया तो वहाँ दुनिया के अंदर जो है वो कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएस और जो रशिया थे ये दो डिफरेंट पोल्स थे, जैसे हमने बात की और पहले भी बात की थी। और जो आपका चाइना था वो एक अलग मुल्क के तौर पे जब आया तो उसने ये देखा कि सारे दुनिया के जो मुल्क थे वो किसी ना किसी तरफ अलाइंड थे। ठीक है, टर्की किसी तरफ अलाइंड था, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ अलाइंड था। ठीक है, और बहुत सारे मुल्क रशिया की तरफ अलाइंड थे। हाँ, कुछ मुल्कों ने एक मूवमेंट बनाई हुई थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम के नाम से। नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले कहते थे कि हमने किसी तरफ भी नहीं होना, हमने दोनों तरफ ही बात करनी है, दोनों तरफ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमने किसी की तरफ भी नहीं होना। तो चाइना भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन गया। उसने कहा कि हमने भी अमेरिका से भी नाराजगी नहीं रखनी और रशिया से भी नाराजगी नहीं रखनी। रशिया के साथ बहरहाल जो है वो चाइना की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं रही, तो रशिया ने जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो चाइना ने भी फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ताकि जो है वो उसको कम्पीट कर सके और डिफेंसिवली जो है वो अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर सके। बहरहाल चाइना की हिस्टोरिकली ये आदत रही है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ा सपोर्ट करता है। ये उधर प्रोग्राम जैसे लेके आता है जो डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट में होते हैं। और इसमें एक पॉसिबल वजह ये भी हो सकती है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है और चाइना के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमेशा चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो चाइना उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखेगा तो वो अपनी चीज़ें वहाँ बेच सकेगा। ठीक है, अगर डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ जो है ज़्यादा सपोर्ट में रहेगा तो उसके लिए मार्केट्स कहाँ से आएंगे, नई मार्केट्स कहाँ से आएंगे और वो अपनी प्लेस कैसे बनाएगा। फिर चाइना का एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। बहुत सारे मुल्क टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं 2-2 साल के लिए, लेकिन 5 मुल्क ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और वो बिग 5 कहा जाता है उनको। तो उसके अंदर चाइना का भी शुमार होता है।
तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि उसका एक दोस्त जो है वो परमानेंट मेंबर है और कोई भी मसला आएगा तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ चाइना के बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात रहे हैं शुरू से, जिसके बारे में जो है वो कुछ कहना जो है वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि सब लोगों को पता है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो शुरू से कितनी स्ट्रांग रही है। चाइना ने एक बड़ी अहम मिसाल कायम की है कि इसने पॉवर्टी को बड़ा मेरेकुलसली ख़त्म किया है कि गुर्बत जो है वो ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान का भी इशू है पॉवर्टी रिडक्शन, तो पाकिस्तान भी चाइना से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है इस बारे में, और ये एक इसकी कह सकते हैं कि केस स्टडी भी है। आप भी जो है वो अगर कोई केस स्टडी तैयार करना चाहते हैं ऐसे के लिए या करंट अफेयर्स के लिए या वैसे अपने एग्जाम्पल्स देने के लिए, तो आप चाइना की स्टडी पढ़ सकते हैं पॉवर्टी को एंड करने के रिलेटेड। चाइना के अंदर एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज को पैटर्न करती है, वो उनको जो है वो बड़ी सपोर्ट देती है और बड़े कह सकते हैं कि हाई लेवल तक जाकर सपोर्ट देती है उनको कामयाब करवाने के लिए दूसरी मुल्कों के साथ मुआहदों में और बाकी चीज़ों में। तो इस वजह से भी चाइना जो है वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो जब कोई ट्रेड होता है या जब कोई कॉरपोरेशन आपस में मिलती हैं तो उनका एग्रीमेंट ही जी। तो हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो चाइना की कंपनीज को जो है सपोर्ट करती है, पैटर्न करती है, और बाहर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो उनकी हेल्प करती है कि वो बेहतर तरीके से बेहतर टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट्स जीत सकें। बहुत सारी और गवर्नमेंट्स भी करती हैं, लेकिन चाइना की जो मिसाल है वो नहीं मिलती कहीं जितनी ज़्यादा वो सपोर्ट करती है। और इसीलिए जब अमेरिका ने कोई बदला उतारना होता है या कोई गुस्सा निकालना होता है तो वो फिर चाइना की किसी कंपनी को, जैसे पिछले दिनों हवावे को जो है वो उसके सीईओ को उनका दाखिला बंद कर देगी या उनको जो है वो तंग करने की कोशिश करेगी, उनके ऑपरेशन बंद करने की कोशिश करेगी। तो चाइना ने ये सीख लिया है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो वो अपनी कंपनीज के थ्रू करेगा, बजाय इसके खुद पॉलिसीज बना के करे। इसलिए चाइना जो है वो अपनी कंपनीज को सपोर्ट करता है, कॉर्पोरेशन सपोर्ट करता है। अब हम डिस्कशन थीम्स की तरफ चलते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना सुपर पावर किस तरह से बन रहा है। जब भी किसी मुल्क ने सुपर पावर बनना होता है तो उसके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक इकोनॉमी होनी चाहिए, दूसरी पावर होनी चाहिए, और तीसरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इकोनॉमी अच्छी होगी तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो वो दूसरों के साथ वादे कर सकेगा अच्छे तरीके से। पावर में यहाँ हम मिलिट्री पावर लेते हैं या सॉफ्ट पावर लेते हैं, यानी कि उसकी जो है उसको तस्लीम किया जाए कि ये एक ताकतवर मुल्क है। और तीसरी चीज़ है इन्फ्लुएंस, कि वो दूसरे तीसरे चौथे मुल्कों के ऊपर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दे सके, अपनी मर्जी के एग्रीमेंट्स करवा सके, वो उनको जो है वो पॉलिटिकली और अदरवाइज जो है वो डिफरेंट तरीकों के साथ अप्रोच करके अपनी बात मनवा सके। ठीक है, तो तीन चीज़ें जो है वो किसी मुल्क में होंगी तो वो उसे कहेंगे कि वो सुपर पावर बनने जा रही है। एक उसकी इकोनॉमी बेहतर है, दूसरा उसकी सॉफ्ट और हार्ड पावर बेहतर है, और तीसरा उसकी इन्फ्लुएंस बेहतर है। अच्छा, जब किसी मुल्क ने इकोनॉमिकली तरक्की करनी होती है तो फिर उसमें देखा जाता है कि उसका जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मुल्क के अंदर एक साल के अंदर कितनी नई चीज़ें बनी वो जीडीपी होता है। ठीक है, फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर 100 बिलियन डॉलर के जो है वो नए घर बने, 100 बिलियन डॉलर की नई गाड़ियां बनी, और 100 बिलियन डॉलर की नई जो है वो सड़कें बनी, तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर है एक साल के अंदर। ठीक है, अच्छा अब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है कि एक साल फर्ज करें पाकिस्तान ने 300 बिलियन डॉलर की चीज़ें बनाई हैं या जीडीपी किया है, और अगले साल वो 350 बिलियन डॉलर की कर लेता है, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 बिलियन डॉलर है इसे हम कहेंगे कि ये जीडीपी में ग्रोथ हुई है, जीडीपी बढ़ा है। हम फिर परसेंटेज निकालते हैं कि कितना बढ़ा है, तो अगर एक साल 300 हो और अगले साल जो है वो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी जो है वो 350 हो तो 16% ग्रोथ होती है न्यूमेरिकली, अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। ठीक है, ये तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पे मुल्क जो है वो 4.5, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जीडीपी ग्रोथ करते हैं। पाकिस्तान जो है वो उसका कोविड की वजह से ग्रोथ रेट कम हो गया था, अदरवाइज इसका 4 के अराउंड जो है वो चल रहा था। अच्छा, ये देखा जाता है कि अगर कोई मुल्क जो है वो 6 या 6% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल करे, यानी अगर एक साल एक जीडीपी भी है तो अगले साल उसका 6% ज़्यादा हो, फिर अगले साल और 6% ज़्यादा हो,
तो उसे कहा जाता है कि ये एक स्टेबल जो है वो कंट्री है और ये एक स्टेबल ग्रोथ कर रहा है और डेवलप कर रहा है और तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जब एक मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर चुकता है, जैसे यूएस है या यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं, तो उनका फिर जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाता है। वो इसलिए कि कोई गुंजाइश नहीं बनती, उनका मुल्क भर चुका होता है और नई चीजें और कहाँ बनाए। ठीक है, जैसे यूएस है उसका 2.3% जीडीपी ग्रोथ रेट है, चाइना का जो है 6.11%, यानी कि ट्रिपल ऑफ यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमें पता चलता है कि 2030 तक, यानी कि अब से 8 साल बाद तक, चाइना जो होगा उसका जीडीपी अमेरिका के जीडीपी से बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना ज्यादा तेजी से अपना जीडीपी बढ़ा रहा है। अगर जो अभी $14 ट्रिलियन है, लेकिन 6% एनुअली के हिसाब से चल रहा है, और वो आसानी से 2030 तक यूएस के जो जीडीपी है $19 ट्रिलियन उसको क्रॉस कर जाएगा। फिर हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिकली चाइना जो है वो तरक्की कर रहा है। उसकी जो वजह है वो एक सिंपल सी है, वो ये है कि चाइना के पास पॉपुलेशन है और चाइना जो है उस पॉपुलेशन को यूज करना सीख गया है। उसे पता चल गया है कि उस पॉपुलेशन से क्या काम लिया जा सकता है। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ यूएस जो है वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। 4 गुना जो है वो इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। जैसे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट है, पाकिस्तान को तो कम है, लेकिन यूएस का बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर यूएस का बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है तो वो फिर तरक्की भी उसी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता करेगा, उतनी तेज़ी से नहीं करेगा। फिर चाइना ने यूएस को बहुत ज़्यादा कर्जा दिया हुआ है, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स वैसे ही दे देता है कि चलो अभी तुम यूज़ कर लो और फिर मुझे पैसे दे देना। ठीक है। इसलिए भी यूएस जो है वो चाइना के साथ टक्कर लेने की पोजीशन में इकोनॉमिकली जो है वो आते हुए सोचता है और डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता। अच्छा, फिर जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं या इवन हमारा पाकिस्तान है, इसमें स्पेंडिंग ट्रेंड जो होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारे पास पैसे होंगे, हम नया मोबाइल ले लेंगे। यूएस में पैसे होंगे तो वो नई कार ले लेंगे। मैकडोनल्ड से खाना खाना शुरू कर देंगे। कपड़े जो है वो ब्रांडेड लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये कौमों के अंदर जो अगर आ जाएं तो फिर सेविंग्स नहीं होती। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, मैं उसमें से 25,000 खर्च करता हूँ और 25,000 बचा लेता हूँ, तो मैं उसको किसी जगह पे इन्वेस्ट करूँगा, या तो मैं उसका एक प्लॉट खरीद लूँगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँगा, या मैं उसके स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लूँगा, या फिर जो है वो मैं किसी दोस्त को दे दूंगा कि वो कारोबार करे और मुझे प्रॉफिट शेयरिंग दे दे। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सेव करके करूँगा ना। तो जब वो प्लॉट में जाएंगे या सड़क बनेगी उसकी या फिर उससे फैक्ट्री का काम चलेगा, तो वो इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। हालांकि पैसे मेरे ही रहेंगे और मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा हो रहा होगा। अब अमेरिका में, यूरोप में और इवन पाकिस्तान में भी स्पेंडिंग ट्रेंड्स हैं वो और तरह के हैं। अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसे बचते हैं उसका मैं नया मोबाइल ले लूँ, या मैं उसके जो है वो कोई इस तरह की चीज़ ले लूँ जो यूज़ की चीज़ है। उससे वक्ती तौर पे तो मोबाइल की मार्केट चल जाएगी, लेकिन फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, लेकिन जो है वो रोड्स नहीं बनेंगी, लेकिन जो है वो हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे जो बैंक्स में किसी ने रखवाए होंगे। नतीजतन जो है वो सेविंग्स नहीं होगी। तो चाइना के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है कि लोग अपनी इनकम को सेव करते हैं, गुजारा जितने में होता है उतने में करते हैं और बाकी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को भी वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, उस चीज़ को कंपाउंड करना। फर्ज करें 1 साल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 5 रुपये प्रॉफिट आया उसके ऊपर, तो आप अगले साल 105 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। तो उस पर अगर 6 रुपये प्रॉफिट आता है तो उससे अगले साल आप 111 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। इस तरह कंपाउंडिंग से चीज़ें बढ़ती हैं। नतीजतन वो सारे पैसे जो हैं वो बैंक्स में हो तो बैंक्स कारोबार करते हैं, स्टॉक मार्केट में हो तो स्टॉक्स के जो है वो प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर वो किसी दोस्त को दिए हो तो उसका कारोबार बढ़ता है, नतीजतन लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं उसके पास, तो मुल्क तरक्की करता है। तो चाइना में 1.4 बिलियन लोग हैं जो सारे ही सेविंग की आदत रखते हैं और वो सारे ही पैसे बचा कर मजीद इन्वेस्ट करते हैं, उसे कंपाउंडिंग करते हैं। इसलिए भी चाइना जो है वो तरक्की कर रहा है। ठीक है। तो यूएस को ये एडवांटेज नहीं है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम लोग हैं वो बेहतर तरीके से सेविंग्स करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। फिर चाइना एज अ गवर्नमेंट जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। वो इन्वेस्टमेंट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसलिए भी चाइना मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रोड्स बनाएगा, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो सी रूट्स बनाएगा, कम्युनिकेशन लाइन बनाएगा, जो इसको जो है वो ज़्यादा तरक्की देंगे। फिर चाइना ने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो 5G नेटवर्क ले आया है। अब हमारे मुल्क में पहले 2G होता था, जब 3G आया तो आपने देखा कि कितनी चीज़ें चेंज हुई। फूड पांडा आ गया, सारे फूड चेन जो है उनके कारोबार डबल ट्रिपल हो गए।
उबर आ गई, वो लोग जो सारा दिन सवारी ढूंढने के लिए सड़क पे फिरते थे, उन्हें आसानी से फ़ोन पे मैसेज आने लग गया कि आपकी सवारी वेट कर रही है। फ्रीलांसिंग आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे 3G या 4G नेटवर्क आने से आई हैं। चाइना ने पूरे मुल्क में 5G नेटवर्क ले आया है और अब कोशिश कर रहा है पूरे ग्लोब के अराउंड लेके आए। नतीजतन क्या होगा कि लोगों की ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेंगी, लोग ज़्यादा स्मार्टली चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो उससे तरक्की ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हुआवे जो चाइना की कंपनी है, उसकी 5G टेक्नोलॉजी को यूएस ने बैन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि यूएस चाहता है वो अपनी टेक्नोलॉजी को रखे और चाइना का जो है वो असर कम हो। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया और यूके ने भी। तो इस चाइना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इन मुल्कों ने इनके ऊपर बैन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, इस बात से डरते हुए कि कहीं ये टेक्नोलॉजिकली जो है वो हमसे सुपीरियर ना हो। लेकिन चाइना इतना भी अच्छा सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि हमने इकोनॉमी तो देख ली कि बहुत अच्छी है, लेकिन पावर और इन्फ्लुएंस के अंदर चाइना के इश्यूज हैं। चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो यूएस से 4 गुना स्मॉलर है। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि यूएस ज़्यादा असला खरीद सकता है, यूएस ज़्यादा अपनी बेहतर तरीके से आर्मी को ट्रेन कर सकता है, नतीजतन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जंग लड़ सकता है। फिर चाइना जो है वो अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं रखता, लोगों की चीज़ें चुरा कर यूज़ करता है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी की ईजाद है, किसी का कोई मेथड है, किसी का कोई तरीकाकार है, तो चाइना बजाय इसके कि अपना इन्वेंट करे, चाइना जो है वो उसको कोशिश करता है कि स्टील कर ले किसी तरीके से और उसके बाद फिर उसको यूज़ करे। ठीक है, तो इसके ऊपर चाइना के ऊपर बहुत बड़ा ये ब्लेम भी आता है। नतीजतन जो है वो चाइना कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली इतना साउंड मुल्क नहीं है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो लोगों की लेता है और फिर उसके ऊपर काम करता है, इसलिए भी वो सुपर पावर नहीं बन सकता इतनी जल्दी। फिर चाइना के अंदर अथॉरिटेरियन रिजीम है, जिसे पूरी दुनिया नहीं अच्छा समझती कि इसके अंदर डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं है, एक ही पार्टी है, उसी की हुकूमत आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए भी चाइना को बहुत सारे मुल्क जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते। फिर 1 बिलियन पीपल जो हैं चाइना के, वो रिसोर्सेज पे बर्डन है। अब नो डाउट के 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो आराम से पैसा कमा सकते हैं, या फिर जो है वो फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, लेबर के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों ने पानी भी पीना है। तो चाइना का तो लिमिटेड एरिया है, जब इतने ज़्यादा लोग होंगे और वो साफ़ पानी के एक्सेस मांगेंगे, तो ज़ाहिर है साफ़ पानी के फिल्टर प्लांट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। वो ज़्यादा गाड़ियाँ मांगेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होगा, ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा। वो ज़्यादा खाना भी मांगेंगे, नतीजतन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन है। वो जितने मर्जी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर वाले जो रिसोर्सेज हैं वो तो कम होते जाएंगे। ऐसा ऐसा इतने कम होंगे कि वो बेशक बहुत ज़्यादा कमा रहे हों, लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ें, रॉ मटेरियल वगैरह सारा ही बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये भी चाइना के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एक तरफ उनको सपोर्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके लिए अगेंस्ट भी है कि वो रिसोर्सेज पे तो बर्डन है ही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि चाइना की आबादी जो है वो बूढ़ी हो रही है। ज़्यादा लोग बूढ़े हैं और कम लोग जवान हैं। अब बूढ़े लोग तो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, उल्टा वो पेंशन लेंगे, वो जो है डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स लेंगे, वो डिफरेंट अदर कम्युनिटी बेनिफिट्स लेंगे। नतीजतन क्या होगा कि वो 1.4 बिलियन जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम में नहीं लगेंगे, बल्कि वो एक्टिव पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो मे भी चाइना इसलिए सुपर पावर इतनी जल्दी ना बन सके। और फिर चाइना का मीडिया के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वेस्ट ने बहुत ज़्यादा कब्जा किया हुआ है इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज के ऊपर, चाइना का उतना शदीद जो है वो कब्जा नहीं है। नतीजतन चाइना को जो है वो अभी कोई ऐसे मीडिया चैनल्स या ऐसी मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे जिससे वो अपनी बात लोगों तक बता सके कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। अभी तो यही होता है कि चाइना जो भी काम करता है वो या फेसबुक के थ्रू बाहर आता है या फिर वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आता है। चाइना का अपना मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई थिंक यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और हम थोड़ी सी गप लगाते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया हूँ इस वक्त पढ़ा पढ़ा के। तो हम आपसे जो है गपशप करते हैं अभी और देखते हैं कि आपको क्या समझ लगी है, और इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, या पास्ट पेपर्स के अंदर आपके अगर कोई क्वेश्चन है या पास्ट टॉपिक्स के अंदर आप वो पूछें।